हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे। आज हमारा क्लास नंबर ये 10वां होने वाला है। अगर आप लोग क्लास नंबर 9, 8 यानी अन्य पिछला क्लास नहीं देखे होंगे तो जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि यह क्लास आपकी स्पेशल रूप से 2026 रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए चलती है। अगर आप सभी को आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। चलिए बिना देर के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही आंसर क्या होगा? तो दूध से जब क्रीम निकाल लिया जाता है तो दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो दूध का घनत्व होता है वह बढ़ता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व जो है बढ़ता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? सही जवाब क्या होगा? तो लोहे की जो सुई होती है वह पानी की सतह पर तैरती है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? किस कारण जो है ब्लॉटिंग पेपर जो है स्याही को सोख लेता है? तो सही जवाब होगा केशिकत्व क्रिया के कारण। केशिकत्व यानी कैपिलरिटी क्रिया के कारण जो है ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोख लिया जाता है। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? सही जवाब क्या होगा? तो आकाश का जो रंग है यह नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के स्कैटरिंग के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? ऑप्शंस हैं बैगनी, लाल, पीला या नीला। सही जवाब क्या होगा? तो इंद्रधनुष में कौन से रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो यह आपका बैगनी है। बैगनी रंग का विक्षेपण जो है सबसे अधिक होता है इंद्रधनुष में। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के नेत्र के जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह आपका वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा बनता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? जो सूर्य का प्रकाश है इसमें कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? जो स्पीड ऑफ साउंड होता है यह आपका हवा में कितना होता है ध्वनि की चाल? तो 332 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वह 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। खाने वाले सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो खाने वाला सोडा होता है जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? खाने वाले सोडा बेकिंग सोडे का जो रासायनिक नाम होता है वह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? ऑप्शंस हैं नल का जल, वर्षा का जल, समुद्र का जल या कुएं का जल। सही आंसर क्या होगा? तो जल का जो शुद्धतम रूप है वह आपका कौन सा है? तो वर्षा का जल। जो वर्षा का जल होता है वह शुद्धतम रूप है। अम्लों का राजा किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो यह है आपका है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। गुब्बारों में कौन सी हल्की गैस भरी जाती है? जो गुब्बारा होता है इसमें आपकी जो गैस भरी जाती है यह आपका हीलियम गैस है। कौन सी गैस है? हीलियम गैस जो है गुब्बारे में भरी जाती है।
फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है? जो फ्यूज वायर होता है यह आपका किसका मिश्रण होता है? तो टीन और सीसा का मिश्रण होता है। फ्यूज तार जो है, फ्यूज तार में टीन जो है यह 63% होता है और आपका जो सीसा होता है यह 37% होता है ना। तो फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है? टीन और सीसा का। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? जब विटामिन B1 की कमी होती है तो आपका बेरी-बेरी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी नामक रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। मानव शरीर में बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य के शरीर में बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र है यह आपका सेरिब्रम को कहा जाता है। सेरिब्रम को मानव शरीर में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण में पौधे। सेंटीग्रेड में माप का कौन सा तापमान 300 केल्विन के बराबर है? बताना है कि जो 300 केल्विन तापमान होता है सेंटीग्रेड में किस ताप के बराबर होता है? तो केल्विन बराबर क्या होता है? याद रखिएगा, केल्विन बराबर क्या होता है? सेंटीग्रेड प्लस 273 होता है। कितना होता है? केल्विन बराबर सेंटीग्रेड प्लस 273। तो केल्विन दिया है आपका यहाँ पे 300 बराबर सी सेंटीग्रेड प्लस 273 करेंगे तो यहां से सी कितना चला आएगा? सी बराबर कितना आ जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। सेंटीग्रेड में माप का कौन सा तापमान 300 केल्विन के बराबर है? तो 27 डिग्री सेल्सियस। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। केल्विन बराबर क्या होता है? सेंटीग्रेड प्लस 273 होता है। कितना होता है? सेंटीग्रेड प्लस 273 बराबर क्या होता है? केल्विन होता है। यदि किसी चलती हुई ट्रेन का द्रव्यमान m दोगुना कर दिया जाए और वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? k बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले ना 1/2 mv², तो आप इसको क्या कर सकते हैं? मान के भी कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है। मान लेते हैं कि जो स्टार्टिंग पीरियड में क्या था कि m का मान कितना था? आपका 1 था। ठीक है, 1/2 तो हर जगह कांस्टेंट रहेगा, 1 था। और v का मान यानी कि m बराबर शुरू में कितना था? 1 था और v बराबर कितना था? 2 था। ध्यान से समझिएगा। तो मान रखेंगे, v का जगह 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना। ये डिवाइड हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब देखिए बोला है कि यदि द्रव्यमान को दुगुना कर दे, यानी कि m की जगह हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे और वेग आधा कर दें, यानी कि v की जगह हम क्या रखेंगे? 1। आप 2 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा, है ना। क्योंकि v इनिशियल में कितना था? 2 था। इसका आधा करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ 1/2 से जब 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी अब आपका काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है और इनिशियल में कितना था? 2 था। तो पूछा था तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले गतिज ऊर्जा 2 थी, अब 1 हो गया है, यानी कि अब आधा हो जाता है। गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? आधी हो जाएगी। तो आपको कैसे याद रखना है? आधी हो जाएगी। यदि किसी चलती हुई ट्रेन का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वह कैसे कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। केवल आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद रहेगा तो आप कर लेंगे k बराबर 1/2 mv²। ऋणात्मक कार्य निगेटिव वर्क की स्थिति में बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है? देखिए ऋणात्मक कार्य की स्थिति में जो बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है ना। कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। कार्य बराबर कितना होता है? F.S cos थीटा होता है। कितना होता है? Fs cos थीटा होता है ना। cos थीटा होता है। cos थीटा 180 जब होगा तब ये आपका W क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो आपको ऐसे रट लेना है कि ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक कुली
20 किलोग्राम का सूटकेस जमीन से उठाकर अपने सिर पर रखता है। यदि गुरुत्व त्वरण g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, mgh होता है। कितना होता है, m होता है, g होता है, h होता है, m द्रव्यमान होता है, g त्वरण होता है, h ऊंचाई होता है। देखिए इस पूरे क्वेश्चन में h का मान नहीं दिया, बोला तो है कि सूटकेस को जमीन से उठाकर अपने सिर पर रखता है, लेकिन कितनी ऊंचाई से उठाता है ये तो दिया नहीं गया है ना। तो डेटा अपूर्ण है क्योंकि ऊंचाई नहीं दी है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। एक अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। कोई अवतल दर्पण है, उसका वक्रता त्रिज्या दिया है और इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। फोकस दूरी बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, f बराबर r/2 होता है ना। f हमसे पूछा है, r का मान कितना दिया है, 30 दिया है, 30/2 यानी कितना आ जाएगा, 15 आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो निगेटिव होता है, तो ये क्या आएगा, -15 आएगा। कितना आएगा, -15 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। यदि किसी हीटर के तार की लंबाई आधी कर दी जाए तो उत्पन्न ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही आंसर क्या होगा, यदि किसी भी हीटर के तार की लंबाई आधी कर दी जाएगी तो जो उत्पन्न ऊष्मा होगा वह दोगुनी हो जाएगी। क्या होगा, उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, दोगुनी हो जाएगी। यदि हम किसी द्रव का तापमान बढ़ाते हैं तो उसके पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम किसी भी द्रव के तापमान को बढ़ाते हैं तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पृष्ठ तनाव जो है घटता है। याद रखिएगा, जो पृष्ठ तनाव होता है घटता है। यदि किसी द्रव का तापमान बढ़ाएंगे तो उसका जो सरफेस टेंशन होगा ना वो क्या होगा, घटेगा। एक्सरे की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। एक्सरे की जो खोज की थी यह आपका WC रंटगन ने किया था। WC रंटगन ने किया था एक्सरे की खोज। ट्रेन के गंतव्य तक पहुंचने से पहले सीटी की आवाज आ जाती है, यह किस प्रभाव या घटना को दर्शाता है। तो यह आपका डॉपलर प्रभाव को दिखाता है, डॉपलर इफेक्ट को दर्शाता है। ट्रेन के गंतव्य तक पहुंचने से पहले सीटी की आवाज आती है, यह जो है घटना डॉपलर प्रभाव को दर्शाता है। ओम का नियम किन परिस्थितियों में लागू होता है। जो ओम्स लॉ है यह कौन से परिस्थिति में लागू होता है, तो नियत तापमान पर। कब लागू होता है, नियत तापमान पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो है ओम का नियम लागू होता है। कब लागू होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाने पर व्यक्ति को अपना भार कैसा महसूस होगा। इस स्थिति में व्यक्ति को जो अपना भार है वह शून्य महसूस होगा, यानी भारहीनता महसूस होगा। यदि एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है और लिफ्ट की डोरी अचानक टूटने पर व्यक्ति को अपना भार शून्य महसूस होगा, भारहीनता महसूस होगा। तापमान बढ़ने पर चालकों, कंडक्टर्स और अर्धचालकों के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। सही आंसर क्या होगा, तो जब तापमान बढ़ता है तो जो चालक के प्रतिरोध होते हैं वो बढ़ते हैं, लेकिन जो सेमीकंडक्टर होते हैं, आपके अर्धचालक होते हैं, इनके जो प्रतिरोध होता है घटता है। तो याद रखिएगा, तापमान बढ़ने पर चालकों और अर्धचालकों के प्रतिरोध पर जो प्रभाव पड़ता है, चालक का जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है और अर्धचालक का घटता है। सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे पेंडुलम का अधिकतम विस्थापन की स्थिति में वेग कितना होता है। जब कोई सरल आवर्त गति कर रहा जो पेंडुलम होता है, जब अपने अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होता है ना, तो उसका जो वेग होता है कितना होता है, 0 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन को किस समूह में रखा गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन को किस समूह में रखा गया है, तो हैलोजन को जो है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 में रखा गया है। किस में रखा गया है, समूह 17 में रखा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन को। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण त्रिक नियम किसने दिया था। जो तत्वों का पहला वर्गीकरण था वह त्रिक नियम था। इसको किसने दिया था, डोबे राइनर ने दिया था। किसने दिया था, डोबे राइनर ने तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण दिया था। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देते हैं। जो एसिड होता है वह नीले लिटमस पत्र को जो है लाल रंग में बदल देता है। किस में बदल देता है, लाल रंग में बदल देता है अम्ल नीले लिटमस पत्र को। मानव हृदय में शुद्ध
रक्त कहां प्रवेश करता है? जो मनुष्य का हृदय होता है इसमें शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है यह बायां अलिंद में प्रवेश करता है। कहां पर? लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश करता है। मानव हृदय में जो शुद्ध रक्त होता है वह बायां अलिंद में प्रवेश करता है। पौधे मुख्य रूप से नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में, किस रूप में? नाइट्रेट्स के रूप में अवशोषित करते हैं। पौधे जो हैं मुख्य रूप से नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में अवशोषित करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि इंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन कौन सी है? कौन सी मनुष्य की शरीर की जो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है? तो यह आपका अग्नाशय है। अग्नाशय यानी जो पैनक्रियाज है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। फलों को पकाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा पादप हार्मोन जिम्मेदार है? पूछा गया क्वेश्चन है कि फलों को पकाने में जो मुख्य रूप से पादप हार्मोन जिम्मेदार होता है यह एथिलीन है। कौन सा है? एथिलीन जो है फलों को पकाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो अगर मांसपेशियों की बात करें वयस्क मनुष्य के शरीर में 639 होती हैं। 639 मांसपेशियां होती हैं एक वयस्क मनुष्य के शरीर में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस यानी विषाणु के कारण नहीं होता है? इनमें से बताना है। एड्स हो गया, चेचक हो गया, हैजा हो गया, डेंगू, इनमें से कौन सा रोग है जो वायरस के कारण नहीं होता है? तो याद रखिएगा जो हैजा होता है ना यह वायरस के कारण नहीं होता है, यह बैक्टीरिया के कारण होता है। और कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? विब्रियो कॉलेरी नामक एक बैक्टीरिया होता है। क्या नाम है? विब्रियो कॉलेरी नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण हैजा होता है। बाकी आपका एड्स हो गया, चेचक हो गया और डेंगू। एड्स, चेचक और डेंगू ये तीनों आपके क्या हैं? वायरस से होने वाले रोग हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? जो फोटोसिंथेसिस होता है यह कोशिका के क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में संपन्न होती है। कहां पर होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया? क्लोरोप्लास्ट में होती है। भारत में सबसे पहले चलने वाली ट्रेन ब्लैक ब्यूटी जो 1853 में चली थी को खींचने के लिए कितने इंजनों का प्रयोग किया गया था? जो भारत की पहली ट्रेन थी ना उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी, है ना। और इसको खींचने के लिए 3 इंजनों का प्रयोग किया गया था जिनका नाम था सिंध, सुल्तान और साहिब। क्या नाम था? सिंध, सुल्तान और साहिब नाम था जो 3 आपके इंजन थे। भारतीय रेलवे पटरियों के नीचे बिछाए जाने वाले कंक्रीट ब्लॉक्स को स्लीपर कहा जाता है। इनका मुख्य वैज्ञानिक कार्य क्या है? जो बड़े बड़े आपके जिन पे पटरियां बिछी होती हैं आपके सीमेंट और बालू से जो बनाए गए होते हैं, है ना, पिलर टाइप के होते हैं जो बिछाए जाते हैं, उनको स्लीपर बोला जाता है ना। इनका मुख्य काम क्या होता है? वैज्ञानिक काम क्या होता है? तो पटरियों पर आने वाले भारी वजन या दाब को बड़े क्षेत्र में फैलाने का काम करते हैं जो आपके कंक्रीट के ब्लॉक्स होते हैं जिनको स्लीपर कहते हैं। रेलवे पटरियों के बीच में छोटे छोटे पत्थर गिट्टी बिछाए जाते हैं, इन्हें तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? जो गिट्टी बिछाए जाते हैं, गिट्टी पत्थर होते हैं जो रेल के पटरियों के नीचे, उनको क्या कहते हैं तकनीकी भाषा में? तो ब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्ट कहते हैं। रेलवे के 2 पटरियों को सीधे आपस में जोड़ने वाली लोहे की प्लेट को क्या कहा जाता है? जब 2 आपकी रेल की पटरियां आपस में जुड़ी होती हैं, है ना, तो उनको जोड़ने वाली जो प्लेट होती है ना उसको फिश प्लेट बोलते हैं। क्या बोला जाता है? फिश प्लेट बोलते हैं। दोनों जहां पर जुड़ती है ना उनकी बगल में लगी होती है, ज्वाइंट के बगल में लगी होती है फिश प्लेट, इनको क्या बोलते हैं? फिश प्लेट बोलते हैं। भारतीय रेलवे का 18वां और सबसे नया रेलवे जोन कौन सा है? जो भारत का नवीनतम रेलवे जोन है वो 18वां है। और ये कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे यानी साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापत्तनम जो है भारतीय रेलवे का 18वां सबसे नया रेलवे जोन है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको ट्रेन 18 भी बोलते हैं, का निर्माण कहां किया गया था? जो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ना वो वंदे भारत है और इसका निर्माण जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरंबूर चेन्नई में किया गया। कहां पर किया गया? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरंबूर चेन्नई में किया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब ब्रिज भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है वो कौन सा है? चेनाब ब्रिज है। और ये भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। कहां पर है? जम्मू और कश्मीर। भारत में रेलवे बजट को
सामान्य बजट से किस समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था? जो भारत में रेलवे बजट था ना, उसे सामान्य बजट से अलग किया गया था एकवर्थ समिति की सिफारिश पे 1924 में, है ना। एकवर्थ समिति की सिफारिश पे रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था, लेकिन पुनः सन 2017 में रेलवे बजट को सामान्य बजट में क्या किया गया? सम्मिलित कर दिया गया। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का रिकॉर्ड किसके नाम है, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर थी? यानी भारतीय रेलवे की जो अब तक सबसे लंबी मालगाड़ी का जो रिकॉर्ड है ना, वह 3.5 किलोमीटर का है, और उस रेलगाड़ी का क्या नाम है? सुपर बासुकी है। क्या नाम है? सुपर बासुकी जो है भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी है, जिसकी लंबाई कितना है? 3.5 किलोमीटर, जिसका नाम क्या है? सुपर बासुकी। रेलवे स्टेशनों पर इस्तेमाल होने वाली स्वचालित सीढ़ियों में किस प्रकार के सेंसर का उपयोग किया जाता है ताकि पैर रखते ही वे चलने लगती हैं? तो इंफ्रारेड सेंसर का प्रयोग करते हैं। किसका? रेलवे स्टेशन पर जो चलने वाली स्वचालित सीढ़ियां होती हैं, उनमें एक सेंसर लगा होता है। वो कौन सा सेंसर होता है? इंफ्रारेड सेंसर। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की गई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई है वो कोलकाता में हुगली नदी के नीचे। कहां पर? कोलकाता में हुगली नदी के नीचे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।